Good morning, dear students. In our last video, we have done about the artificial sweetening agent, but now we will discuss about the medicine and drugs. So comes to our this one topic, medicines or drugs. मेडिसिन और ड्रग्स क्या होती हैं? मेडिसिन और ड्रग्स, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस which are used for curing disease and reducing suffering from pain are called medicine or drugs. मेडिसिन भी और ड्रग्स भी दोनों ही एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस हैं which are used for curing disease, जिसको डिजीज क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन, और उनका जो पेन है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, आर कोल्ड मेडिसिन और ड्रग्स। यानी मेडिसिन और ड्रग्स एक ऐसे टाइप के केमिकल सब्सटेंस हैं जिनको डिजीज ठीक करने के लिए और पेन को कम करने के लिए यूज में लाते हैं, उसे हम मेडिसिन और ड्रग्स कहते हैं। यानी मेडिसिन का भी यही रोल है और ड्रग्स का भी, दोनों का सेम ही रोल है कि दोनों ही केमिकल सब्सटेंस हैं, लेकिन दोनों ही जो है डिजीज को भी क्योर करते हैं और जो है बॉडी के अंदर जो पेन होता है उससे भी रिलीव देते हैं बॉडी को। सो बोथ दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। तो ये दोनों केमिकल सब्सटेंस है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंसेस हैं? दोनों ही मेडिसिन और ड्रग्स का काम, दोनों का ही काम हुआ कि वो क्योरिंग डिजीज के लिए और बॉडी के पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल में ला जाते हैं। तो ऐसा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस क्या है? ए मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच क्योर द डिजीज, इज सेफ टू यूज, हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी। यानी मेडिसिन एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं विच क्योर्स द डिजीज, जो बीमारी को तो ठीक करती ही हैं, और इज सेफ टू यूज, जिसको यूज करना भी सेफ है, हैज नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, जिसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट ना के बराबर है, एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन, और इससे एडिक्शन नहीं होता, इसकी आदत नहीं पड़ती। तो मेडिसिन क्या है? मेडिसिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको यूज करना सेफ है, इसकी बॉडी को कोई आदत नहीं पड़ती है और न ही इसका कोई टॉक्सिसिटी इफेक्ट है, तो इसे हम बोलते हैं मेडिसिन। इन कंट्रास्ट ए ड्रग्स इज ए केमिकल सब्सटेंस, लेकिन जो ड्रग्स है वो क्या है? वो भी एक टाइप से केमिकल सब्सटेंस ही है, विच ऑल्सो क्योर्स द डिजीज, जो डिजीज को क्योर करती हैं। डिजीज को तो क्योर मेडिसिन भी कर रही थी, तो ड्रग्स भी डिजीज को क्योर करती हैं, बट इज हैबिट फॉर्मिंग, लेकिन ये क्या है? हैबिट फॉर्मिंग, इसकी बॉडी को आदत हो जाती है, लत पड़ जाती है, जिसे हम बोलते हैं हैबिट फॉर्मिंग, कॉजेज एडिक्शन एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट, और इसका सीरियस साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन जो मेडिसिन है वो सेफ टू यूज, वो क्या थी? सेफ टू यूज थी। और सेकंड, नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं है और न ही कोई एडिक्शन है। लेकिन यहां पे मेडिसिन, जो ड्रग्स है वो क्या कहती है कि केमिकल सब्सटेंस ये भी है और केमिकल सब्सटेंस मेडिसिन भी थी, विच ऑल्सो क्योर द डिजीज, डिजीज को ये भी क्योर करती है और वो भी क्योर कर रही थी, बट इट इज हैबिट फॉर्मिंग, ये हैबिट फॉर्मिंग है, लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं थी। मेडिसिन हैबिट फॉर्मिंग नहीं थी, जो ड्रग्स है वो हैबिट फॉर्मिंग है, एंड कॉज एडिक्शन, इससे एडिक्शन हो जाता है, इसकी आदत पड़ जाती है, एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट, और इसका सीरियस साइड इफेक्ट भी है। तो ये तो था मेडिसिन और ड्रग्स के अंदर डिफरेंसेस, कि दोनों ही केमिकल सब्सटेंस हैं, दोनों ही जो है डिजीज को क्योर करती हैं, बट जो मेडिसिन है वो सेफ टू यूज है, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, कोई एडिक्शन की प्रोसेस उसमें नहीं होती,
बॉडी को जो है उसकी एडिक्ट नहीं होती है, लेकिन जो ड्रग्स है वो हैबिट फॉर्मिंग भी है, जिससे एडिक्शन होती है और साइड इफेक्ट होता है। नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज एंटासिड। एंटासिड, इसके नेम से ही पता चल रहा है, एंटासिड यानी एसिड के अगेंस्ट वर्क करने वाली ऐसी मेडिसिन या ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के अगेंस्ट वर्क करता है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटासिड। हमारी बॉडी में देखा होगा कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, और वो एसिडिटी कब बढ़ती है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, और वो बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट बढ़ेगी कब? जब हम ज्यादा फूड ईट करते हैं, जब एक्सेस अमाउंट में फूड को ले लेते हैं, तो उस दौरान जो है फूड को मैक्सिमम डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती हैं। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जब ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाएगा, सो कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर इरिटेशन और पेन स्टार्ट हो जाएगा। हमें एसिडिटी बॉडी को सहन ही नहीं होगी। इन सेवरल केसेस अल्सर आर प्रोड्यूस इन द स्टमक। जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं यदि लॉन्ग टाइम तक बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा रहेगी। यानी बॉडी में जब एसिडिटी जो है कुछ टाइम तक मेंटेन रहेगी, ऐसी की ऐसी जो है एसिडिटी बॉडी के अंदर बनी रहेगी, तो ऐसे ज्यादा एसिड की प्रोडक्शन की वजह से जो स्टमक की वॉल है उसके अंदर अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अल्सर जैसे हमारे माउथ के अंदर अल्सर होते हैं, तो सेम लाइक दिस वन स्टमक की वॉल के अंदर भी अल्सर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जो है 10th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है, और साथ में जो बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो जूस को सेक्रेट करती है, और जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, म्यूकस भी होती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं। तो जो म्यूकस है वो जो बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक है उस स्टमक की वॉल के चारों तरफ पेंट हो जाता है। कौन? म्यूकस। क्यों पेंट होता है? ताकि जब गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl को रिलीज करे तो वो HCl स्टमक की वॉल के ऊपर इफेक्ट ना डाल सके। वो इफेक्ट किसके ऊपर डाले? यानी उसके इफेक्ट को कौन बियर करेगा? फिर म्यूकस ही बियर करेगा, ताकि वो जो स्टमक की वॉल है वो इफेक्ट ना हो। लेकिन जब लॉन्ग टाइम तक, ज्यादा समय तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर पड़ा रहेगा, उसकी अमाउंट ज्यादा समय तक बढ़ी रहेगी, तो जो म्यूकस है वो प्रॉपर वे से जो है स्टमक की वॉल के ऊपर पेंट नहीं होगा। वो कब तक जो है HCl से बॉडी की जो है स्टमक के अंदर बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिससे लॉन्ग टाइम तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे पड़ा रहेगा, तो वो स्टमक की वॉल के अंदर या स्टमक की जो वॉल होती है उसके अंदर अल्सर को कॉज कर देता है। और कई बार तो अल्सर इस टाइप के हो जाते हैं कि वो ब्रस्ट होकर के उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और अगर ऐसा हो जाए तो बचना काफी मुश्किल होता है। सो टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो वो जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एसिड की अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एक्सेस अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ओनली एंटासिड कैन बी यूज्ड, यानी एंटासिड को यूज किया जाता है। यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को
न्यूट्रलाइज करने के लिए जो काम में लाया जाता है उसे हम एंटासिड कहते हैं। ये एंटासिड क्या करेगा, जो एसिडिटी की अमाउंट है उसको न्यूट्रल कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एग्जाम्पल क्या है, रेनिटिडीन है, जेंटेक्स के नेम से आती हैं, या एसिलॉक के नेम से आती हैं, ओमीपैराजोल कैप्सूल होते हैं, लेंसोपैराजोल होते हैं। तो ये सारे के सारे तीनों ही, रेनिटिडीन है, ओमीपैराजोल है और लेंसोपैराजोल हैं, ये सॉल्ट होते हैं किसी भी टेबलेट के अंदर। ये मेडिसिन के नेम हैं, उन मेडिसिन के अंदर सॉल्ट होते हैं। उस मेडिसिन का जो नेम है वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रख देती है, लेकिन उसमें जो सॉल्ट होते हैं चाहे किसी भी कंपनी ने बनाए हो वो सॉल्ट उनमें ये सेम मिलेंगे। रेनिटिडीन है, ओमीपैराजोल है और लेंसोपैराजोल। अगर उनके अंदर ये सॉल्ट है तो इट मीन्स वो एसिडिटी को न्यूट्रल करने के लिए यूज में आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं, हमारे पास कुछ मेडिसिन है तो उनमें से जो एंटासिड है उसमें से हमारे पास अभी केवल रेनिटिडीन का ही एग्जाम्पल है, तो वो हम मेडिसिन आपको दिखाते हैं। यस, देखिए अगर विजिबल हो रहा है तो ये जो एसिलॉक है, यस ये एसिलॉक 150 ये टेबलेट का नेम है, बट इसके अंदर जो सॉल्ट है वो क्या है, रेनिटिडीन टेबलेट 150 mg। जो सॉल्ट है वो उसमें रेनिटिडीन है, और काफ़ी बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में, बिल्कुल स्मॉल डिजिट के अंदर भी यहाँ पे है, बट दैट वन इज नॉट विजिबल नाउ आई थिंक। दिस वन, ये रहा, रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड। यस, रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, दिस वन। सो ये इसका सॉल्ट है। हर एक टेबलेट के अंदर ऐसा ही सॉल्ट इस तरीके से मेंशन होता है। तो इट मीन्स अगर रेनिटिडीन हाइड्रोक्लोराइड किसी के अंदर है तो वो क्या है, एंट एसिड टेबलेट है। तो ये तीनों ही टाइप की जो एंट एसिड टेबलेट हैं, चाहे वो रेनिटिडीन है, चाहे वो ओमीपैराजोल है, चाहे वो लेंसोपैराजोल है, यस, इन तीनों ही टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उन मेडिसिन को जो है सुबह सुबह यूज में लाते हैं बगैर फूड को ईट किए, क्योंकि जो बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है उसको आसानी से ये न्यूट्रलाइज कर सकें। नाउ नेक्स्ट वन इज एंटीहिस्टामिन्स और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। सेकंड क्या है, एंटीहिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स। सो एंटी एलर्जिक, एलर्जी होती क्या है, एलर्जी जब हमारी बॉडी किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, चाहे वो फूड हो, चाहे कोई मेडिसिन हो, चाहे किसी इंसेक्ट से हमारी बॉडी जो है काफ़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। क्या बोलते हैं, एलर्जी। और उस एलर्जी के अगेंस्ट जो केमिकल यूज में लाया जाता है, जो उस एलर्जी को जो है न्यूट्रलाइज करता है, उसको करेक्ट करता है, उसको क्योर करता है, उसे हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं या एंटीहिस्टामिन बोलते हैं। तो क्या होता है ये एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स? इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम पर्सन्स आर हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स सर्टेन मेडिसिन। कई बार यह ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ एक पर्सन है वो काफी हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स सर्टेन मेडिसिन। कुछ एक मेडिसिन होती हैं, अगर उन मेडिसिन को कोई ले भी लेता है पर्सन, तो उस मेडिसिन के लेते ही तुरंत उसकी बॉडी के अंदर जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स वो काफी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उस मेडिसिन के अगेंस्ट। वो मेडिसिन कौन कौन सी हैं, जैसे पेंसिलिन है, सल्फा ड्रग्स है, एटसेट्रा। आपने देखा भी होगा या कभी सुना होगा, जब भी पेनिसिलिन का कोई इंजेक्शन लगाया जाता है फर्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट को, क्योंकि पेनिसिलिन यहाँ पे एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक के तौर पे यूज की गई है। तो जब भी किसी पेशेंट को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो पहले उसकी स्मॉल डोज मसल के अंदर इंजेक्ट करवाई जाती हैं।
ताकि जो इंजेक्शन हम पेशेंट को लगाने जा रहे हैं वो इंजेक्शन उसको सूट करेगा या उसके साथ रिएक्शन को कॉज करेगा या हाइपर सेंसिटिव कॉज कर देगा। अगर बॉडी उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी तो वो इंजेक्शन फिर उसको नहीं दिया जाता, लेकिन जो है 10-15 मिनट के लिए उस पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है हल्की सी मेडिसिन इंजेक्ट करवा के। अगर उसमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती तो तब जा करके उसको वो कंप्लीट डोज इंजेक्ट करवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं ज्यादातर पर्सन को ये रिएक्शन कर जाती हैं, बहुत ज्यादा पर्सन उसके अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। ओके, और कई बार देखा भी होगा कि स्पेशली जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं या जब भी कोई ऐसा बच्चा या जो है किसी का पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाता है और वो पहले से ही किसी न किसी मेडिसिन के अगेंस्ट उसकी बॉडी काफ़ी हाइपर सेंसिटिव होती है, तो वो डॉक्टर को पहले ज़रूर बताता है कि डॉक्टर साहब कि मुझे इस मेडिसिन से एलर्जी होती है, ये मेडिसिन मेरी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्शन कर जाती है। तो वो एलर्जी ही होती है एक प्रकार की। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम पर्सन आर हाइपर सेंसिटिव टुवर्ड्स सर्टेन मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन और सल्फा ड्रग्स। कुछ एक ये टाइप की ड्रग्स हैं, तो इनके अगेंस्ट कई बार बॉडी रिएक्शन कर जाती हैं, उसे ही एलर्जी बोलते हैं। एंड दिस हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एलर्जी। इसी हाइपर सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं? एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। एलर्जिक लाइक तो क्या क्या इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स आते हैं? जैसे स्नीजिंग है, वो भी एक प्रकार की एलर्जी है। नोजल डिस्चार्ज, नाकों के अंदर से पानी निकलना। ईचिंग ऑफ द आइज के अंदर खुजली होना। तो ये कुछ एक टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो एलर्जी के करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। क्लियर? तो ये तो थी कि हाइपर जो है एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती क्या हैं। एंटी का मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन के अगेंस्ट जो, यानी हिस्टामिन के अगेंस्ट जो केमिकल सब्सटेंस वर्क करेगा उसे ही एंटी हिस्टामिन कहते हैं। और ये हिस्टामिन बॉडी के अंदर फैल करके, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रिलीज होकर के जो है बॉडी के अंदर रिएक्शन कॉज कर देता है। इट मीन्स एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक दोनों ही सेम है। ये भी एलर्जी को रोकता है, एंटी एलर्जिक ये भी एलर्जी को स्टॉप करता है, और एंटी हिस्टामिन ये भी एलर्जी को स्टॉप करता है। क्योंकि एलर्जी तभी होती है जब बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज हो जाए, और एंटी हिस्टामिन क्या करेगा? जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है उसको कंट्रोल करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? सो दीज आर द एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन्स केमिकल सब्सटेंस। सो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? इन हिस्टामिन से हमें पता लग गया कि जो है इससे एलर्जी कॉज होती है एक प्रकार की। तो एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन सी मेडिसिन है जो एंटी हिस्टामिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं या एंटी एलर्जिक ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? सो इन दिस वन, टू सेव आवर बॉडी फ्रॉम एलर्जी, एलर्जी से बॉडी को सेव करने के लिए वी कैन यूज एंटी एलर्जिक ड्रग्स। हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स को यूज करते हैं, जैसे एविल टेबलेट का नेम है। इसके अंदर जो केमिकल होता है, जो सॉल्ट होता है, वो क्या होता है? फिनिरामाइन मैलिएट। क्या होता है? फिनिरामाइन मैलिएट इसके अंदर होता है। सैट्रिजिन है, क्लोरफेनिरामाइन है, प्रोमेथाजिन है, डाइफिनाइल हाइड्रामिन है, जिसे हम बेंड्रिल के नाम से जानते हैं। बेंड्रिल सिरप ऐड के अंदर भी देखा होगा सभी ने, बेनाड्रिल सिरप आता है। तो वो एक प्रकार से जो हल्की सी ड्राई कफ होती है हमें, जिसे जो ड्राई कफ होती है, खांसी जब आती है, तो वो एक प्रकार की एलर्जी ही होती है। क्लियर? तो इसमें
एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। इनमें से जो है कुछ एक एग्जाम्पल है वो हमारे पास हैं, दिखाते हैं मेडिसिन आपको। यस, फर्स्ट वन इज सैट्रिजिन। ये सैट्रिजिन का एग्जाम्पल है, तो इस सैट्रिजिन को दिखाते हैं आपको। यस, आई थिंक नॉट विजिबल, जस्ट वेट। यस, Satrigine हाइड्रोक्लोराइड। यस, सी हेयर, Satrigine हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट। ये देखिए ओसिनोसिजाइन, ये नेम टेबलेट का कुछ और है, लेकिन इसके अंदर ये जो सॉल्ट होता है ये सेम मिलेगा। अगर नेम कई सारे हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसका नेम डाल देती है, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट होगा वो सॉल्ट सभी के अंदर सेम मिलेगा। यस, यहाँ पे देखिए सैट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg, यहाँ पे मेंशन है सैट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। ओके, विजिबल हो रहा है नाउ? यस, तो ये सॉल्ट है सैट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg। अगर किसी भी मेडिसिन के अंदर आपको ये सॉल्ट मिलता है तो इट मीन्स ये किसके लिए यूज किया जाता है? एज ए एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, ये एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो था सैट्रिजिन। आफ्टर दिस हम एविल का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। यस, यू सीन दिस वन, यहां पे देखिए। यस, एविल 25, एविल 25। अब इसमें सॉल्ट देखिए फिनिरामाइन मैलिएट, यही था ना, फिनिरामाइन मैलिएट टेबलेट, ये इसका सॉल्ट है। यहां पे आप चेक कर सकते हैं। यस, फिनिरामाइन मैलिएट 25 mg, ये सॉल्ट भी यहाँ पे है, फिनिरामाइन मैलिएट 25 mg। तो ये सॉल्ट हैं। ओके, नेम एविल है टेबलेट का, इसके अंदर सॉल्ट फिनिरामाइन मैलिएट है। तो ये एविल है 25 mg। एविल को और सैट्रिजिन दोनों को, एविल और जो एविल है सैट्रिजिन है और एविल फिनिरामाइन मैलिएट, ये एग्जाम्पल हम आपको दिखा चुके हैं दोनों, फिनिरामाइन मैलिएट एविल जिसको बोलते हैं और सैट्रिजिन। बाकी अभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं। आपके घरों में भी आमतौर पर ये देखने को मिल जाएंगी कुछ एक मेडिसिन। नाउ कम्स टू थर्ड एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक, इसके नेम से ही पता चल रहा है, एंटी मीन्स अगेंस्ट और पायरेटिक मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है ये। तो एंटीपायरेटिक मीन्स जो टेम्परेचर को स्लो डाउन करे। एंटीपायरेटिक मीन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो टेम्परेचर को स्लो डाउन कर दें। द केमिकल सब्सटेंस विच यूज्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो बॉडी के टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं इन हाई फीवर, ज्यादा फीवर के अंदर, आर कॉल्ड एंटीपायरेटिक। उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। वो एंटीपायरेटिक्स होती हैं। और ये एंटीपायरेटिक्स आपको पता ही है कि बॉडी के अंदर जब फीवर हो जाता है उस फीवर को स्लो डाउन करने के लिए कौन सी जनरली मेडिसिन ली जाती है। आमतौर पर सभी जानते हैं कि पैरासीटामोल यूज की जाती है, इसका तो लगभग सभी को पता ही है। पैरासीटामोल टेबलेट लेते हैं जब बॉडी के अंदर हाई फीवर हो जाता है उस फीवर को स्लो डाउन करने के लिए। इसके साथ साथ एस्प्रिन भी यूज की जाती है और फिनेसिटीन, ये फिनेसिटीन है, सॉल्ट है, पैरासीटामोल भी। ओके, तो ये पैरासीटामोल तो आमतौर पर सभी ने देख ही रखे हैं। चलिए हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं एस्प्रिन का। यस, सी देयर,
ये है एस्प्रिन टेबलेट। यस, एस्प्रिन गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टेबलेट 150 mg। क्लियर। नाउ इसके सॉल्ट को देखते हैं हम। वैसे टेबलेट का नेम आप चेक कर सकते हैं। टेबलेट का नेम क्या मेंशन किया गया है? इकोस्प्रिन, ECOSPRIN, इकोस्प्रिन। बट सॉल्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने mg है। दिस वन एस्प्रिन, एस्प्रिन आगे देखिए 150 mg, एस्प्रिन 150 mg। तो ये टेबलेट भी एंटीपायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जो एंटीपायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा और भी कई, जैसे निमोस्लाइड हैं, आजकल उसको भी यूज़ किया जाता है छोटे बच्चों के लिए, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको दी जाती हैं। तो ये पैरासीटामोल है, एस्प्रिन है, फिनेसिटीन और निमोस्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज अनल्जेसिक्स। क्या है? अनल्जेसिक्स। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन। अनल्जेसिक कौन सी होती हैं? जिनको पेन कम करने के लिए जो यूज में लाई जाती हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू रिलीव पेन, जो पेन से आराम दिलाती हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं एनाल्जेसिक्स। कौन कौन से होते हैं? नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, और दूसरा कौन सी हैं? दीज आर ऑफ टू टाइप। पहले नॉन नारकोटिक्स और सेकंड कौन सी होती हैं? नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स। तो क्या होती हैं ये? नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स कौन सी होती हैं और नारकोटिक्स कौन सी होती हैं? नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, द कॉमन नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स आर। जो नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स हैं, जिनको बॉडी की लत नहीं लगती है, आदत नहीं पड़ती है, वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है, वो नॉन एडिक्टिव हैं। दीज आर एस्प्रिन, आइबोप्रोफेन और डिक्लोफेनिक सोडियम एंड पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल यहां पर भी आ गया। एनाल्जेसिक के तौर पे बॉडी के अंदर पेन है उसको स्लो डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं, और एंटीपायरेटिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को भी स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम मेन जो बॉडी के पेन को कम करता है, ये डिक्लोफेनिक सोडियम होता है। डिक्लोफेनिक सोडियम अगर किसी टेबलेट में है तो समझ लेना वो स्पेशली पेन को कम करने के लिए है। आइबोप्रोफेन है, ये भी बॉडी के अंदर पेन को या हेडेक को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये भी पेन को या हेडेक जब बॉडी के अंदर होता है तो यूज करते हैं। एस्प्रिन भी सेम पर्पज के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। वो जो है एंटीपायरेटिक का भी काम करती है और एनाल्जेसिक का भी काम करती हैं। वो दोनों टाइप के वर्क करती हैं। तो इट मीन्स कुछ एक ऐसी टेबलेट होती हैं, और टेबलेट आपने देखी भी होंगी कई बार, टेबलेट के ऊपर लिखा होता है एंटीपायरेटिक। दीज आर यूज्ड फॉर एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, दोनों मेंशन होती हैं नेम। एंटीपायरेटिक मीन्स वो बॉडी के टेम्परेचर को स्लो डाउन करने के लिए भी है, और एनाल्जेसिक मीन्स बॉडी के अंदर पेन है तो उसको भी स्लो डाउन करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो इन दिस वन, जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको, सी देयर, यस, यस, यहां पे देखिए जो टेबलेट का नेम है वो तो पावरजिक MR मेंशन है, बट जो सॉल्ट है वो देखिए पैरासीटामोल 325 mg, यानी पैरासीटामोल है तो इट मीन्स इसको हम फीवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है बॉडी के अंदर पेन को भी स्लो डाउन करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दूसरा क्या है? डिक्लोफेनिक सोडियम,
डिक्लोफेनिक सोडियम या डिक्लोफेनिक पोटासियम मिलेगा, तो वो क्या होता है, वो है 50 mg। और ये काम किस में आता है डिक्लोफेनिक पोटासियम का या सोडियम का, वो बॉडी के टेम्परेचर जो बॉडी के अंदर जो पेन है उसको ठीक करता है, या हेडेक अगर बॉडी के अंदर है उसको भी ठीक करता है। क्लियर। तो अगर जिसमें ये दोनों सॉल्ट हैं, पैरासीटामोल और डिक्लोफेनिक सोडियम, अगर दोनों है तो इट मीन्स इसको दोनों पर्पज के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, कि उसको फीवर के लिए भी इस्तेमाल में कर सकते हैं और बॉडी के अंदर पेन है तो उसके लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, नाउ अनदर मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस वन। यस, सी दिस वन टेबलेट, यहां पे देखिए आप। यस, डिक्लोफेनिक सोडियम, यहां पर भी डिक्लोफेनिक सोडियम, इट मीन्स पेन के लिए है ये। इसके साथ साथ पैरासीटामोल भी यहाँ पे है, पैरासीटामोल और डिक्लोफेनिक सोडियम। नेम यहाँ पे इसका रिलीफ था, तो वहां पे अनदर नेम था टेबलेट का। टेबलेट का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने पता करना है कि वो मेडिसिन किस पर्पज के लिए, तो उसका सॉल्ट हमने देखना पड़ेगा। अगर सॉल्ट जो होगा उसी के हिसाब से वो टेबलेट वर्क करेगी। तो डिक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामोल है यहाँ पे, तो इट मीन्स इसको फीवर के लिए और बॉडी को जो है पेन से रिलीव करने के लिए यूज में ला सकते हैं। अनदर वन एग्जाम्पल ऑफ द सेम, इसी के अकॉर्डिंग दूसरा एग्जाम्पल हम और थर्ड एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। यस, सी दिस वन। यस, यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। डिक्लोफेनिक पोटासियम क्या मेंशन है, डिक्लोफेनिक पोटासियम एंड सेट्रिजिन हाइड्रोक्लाइड, यानी सेट्रिजिन भी है यहाँ पे, डिक्लोफेनिक पोटासियम भी है, पैरासीटामोल भी है और मैग्नीशियम विजिबल नहीं है, पता नहीं क्या मेंशन है, मैग्नीशियम ट्रीशियम है मेंशन शायद। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नीशियम ट्रीशियम है इसका पर्पज है कि ये स्टमक के अंदर जो है प्रॉब्लम कोज नहीं होने देता है, एसिडिटी वगैरह की। और जो डिक्लोफेनिक पोटासियम है ये बॉडी को पेन से रिलीफ दिलाता है, पैरासीटामोल है ये बॉडी के टेम्परेचर को स्लो डाउन करता है, और सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, ये एलर्जी से भी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सोल्ट हैं और वो डिफरेंट टाइप के सोल्ट जो हैं कॉमनली वर्क करते हैं, तो वो अपना अपना पर्पज का वर्क करते हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन जो है एलर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, हेडेक के लिए भी यूज कर सकते हैं और बॉडी के फीवर को स्लो डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज वर द सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। तो एंटीपायरेटिक बॉडी के टेम्परेचर को स्लो डाउन करने के लिए, और एनाल्जेसिक जो है पेन को स्लो डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे हमने आपको एस्प्रिन का एग्जांपल बताया था, तो देखिए अभी आगे क्या आता है। सी हियर, नाउ एस्प्रिन ऑल्सो फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक बिकॉज इट हैज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। एस्प्रिन जो एंटीपायरेटिक के तौर पे भी काम आता है, जो एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम आता है, और थर्ड फंक्शन यहाँ पे क्या आ गया कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उन हार्ट अटैक के पेशेंट को एस्प्रिन दी जाती है। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक को रोकने के लिए भी इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन का मतलब जिसको हार्ट अटैक तभी आता है जब ब्लड क्लॉट होता है, जम जाता है, और ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। एंटी ब्लड क्लॉटिंग इसका एक्शन है, खून को और भी ज्यादा पतला बना देती है ये। तो इस वजह से जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं श्योरली डॉक्टर उनको जो है एस्प्रिन जरूर देता है। ओके, नाउ नर्कोटिक्स ड्रग्स। तो ये तो थी नॉन नर्कोटिक्स। नॉन नर्कोटिक्स का मतलब जो नॉन एडिक्टिव हैं, जिनको बॉडी की
आदत नहीं लगती। लेकिन एक दूसरी टाइप है एनाल्जेसिक के अंदर नारकोटिक्स ड्रग, जिसकी बॉडी को लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। दीज ड्रग्स आर हैबिट फॉर्मिंग, वो हैबिट फॉर्मिंग है, और एडिक्टिव ड्रग्स यानी जिसकी आदत पड़ जाती है। तो सर्टेन नारकोटिक्स, कुछ एक नारकोटिक्स हैं विच प्रोड्यूस स्लीप एंड अनकॉन्शियसनेस। अगर उनको यूज करते हैं तो उनसे स्लीप, उनको ज़्यादा यूज करने से स्लीप भी, नींद भी आ जाती है, नशा कर देती हैं, या फिर हम अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं। आर ऑल्सो यूज एज एनाल्जेसिक, इनको एनाल्जेसिक के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो हम नारकोटिक्स ड्रग्स को, या डॉक्टर जब ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह करना होता है, किसी बॉडी पार्ट्स को कट करना या ज़्यादा बिग ऑपरेशन होता है, तो उस दौरान जो है इन मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं कई बार डॉक्टर, क्योंकि इससे स्लीप आती है और जो है व्यक्ति बिल्कुल अनकॉन्शियस भी हो जाता है, जिससे उसको पेन का एहसास ही नहीं होता, दर्द का एहसास ही नहीं होता। तो ये एनाल्जेसिक के तौर पे यूज की जाती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन। मॉर्फिन जिसे अफीम बोलते हैं, तो ये कुछ ऐसे नारकोटिक्स ड्रग्स हैं जिनको अगर यूज करेंगे तो बॉडी को उनकी आदत हो सकती है, वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, लेकिन इनका डॉक्टर रेयरली ही जो है यूज करता है, रेयर ही चांस होते हैं इनको यूज करने के। नाउ नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, ट्रांक्युलाइजर। ट्रांक्युलाइजर कौन से होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फैटिग, mild and several mental diseases are called tranquilizer. Examples are iproniazid, फिनालजिन और डाइजेपाम। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ट्रांक्युलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ट्रांक्युलाइजर कौन सी होती हैं? जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस, फैटिग, स्ट्रेस होता है, जब बॉडी के अंदर कोई प्रेशर होता है, हम काफ़ी थिंकिंग करते हैं, माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, या बॉडी के अंदर ज़्यादा थकावट होती है, माइल्ड एंड सेवरल मेंटल डिजीज, और दिमागी संबंधित कोई बीमारी होती है, जैसे बहुत ज़्यादा हम सोच में पड़ जाते हैं, हम टेंशन होने लग जाती हैं, तो उस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रांक्युलाइजर मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। तो एग्जाम्पल कौन से हैं? आइप्रोनाइजिड है, फिनालजिन है और डाइजेपाम है। तो इनके ऊपर आजकल रोक लगी हुई है, बहुत ही रेयर ही चांसेस हैं जो देते हैं। बाकी एक जो है एल्प्रेक्स टेबलेट भी आपने सुनी होंगी, एल्प्राजोलम जिसको बोलते हैं, तो वो भी ट्रांक्युलाइजर के तौर पे यूज़ की जाती है, जो पहले ही यूज़ होती थी, आजकल तो देखने को नहीं मिलती, पहले मैंने काफ़ी देखी हैं। एल्प्रेक्स के नाम से, एल्प्रेक्स 0.25 या एल्प्राजोलम के नाम से आती हैं। तो वो जो है जब काफ़ी ओल्ड एज के पर्सन होते हैं तो उनको रातों को नींद नहीं आती है, तो वो टेबलेट लेकर के वो जो है बाद में टेबलेट लेने के बाद आसानी से उनको वो नींद ले लेते हैं, आसानी से नींद उनको आ जाती है। तो ये हल्का सा नशा भी करती हैं, तो इस वजह से इनके ऊपर रोक लगा दी गई है, ज़्यादातर इनको मिसयूज़ करने लग गए हैं। तो ये ट्रांक्युलाइजर मेडिसिन है, और ट्रांक्युलाइजर होती हैं जो मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, जो जो हमारे माइंड है, माइंड के अंदर जब कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, ज़्यादा थिंकिंग की प्रोसेस होती है, ज़्यादा चिंताएं होती हैं, तो उसको थोड़ा सा माइंड को जो है उस माइंड के अंदर जो स्ट्रेस बना हुआ है उसको कम करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। दीज आर ट्रांक्युलाइजर्स। नाउ एंटीसेप्टिक्स। Antiseptics, the chemical substance which are used to either kill or prevent the growth of microorganism. एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। जैसे डेटॉल है, सेवलॉन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी। क्लियर? दीज आर द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप के डिजीज को कोज करते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को किल करने के लिए और उनको रोकने के लिए ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे आजकल जो है कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, तो जो कोरोना वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। तो उसको ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो है डेटॉल, सेवलॉन या आयोडीन, इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दीज आर द एंटीसेप्टिक। क्या है ये? एंटीसेप्टिक। और एंटीसेप्टिक ऐसी होती हैं जो केवल ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही अप्लाई होंगी, नॉन लिविंग बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जाता। ओके, तो ये डेटॉल सभी को पता ही है, घरों में होती हैं, सेवलॉन भी देखी है सभी ने। ओके, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 क्या होती है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कई बार देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कान साफ करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो एक जो है वाटर लाइक लिक्विड जो है ईयर के अंदर डालता है, तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कान को साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाते हैं कई बार। तो नेक्स्ट वन इज 7 डिसइंफेक्टेंट। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है, बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। एंटीसेप्टिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या स्टॉप करने में काम आती हैं। डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टॉप करने का या उसको किल करने का काम करता है, बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई नहीं किए जाते, नॉन लिविंग के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और एंटीसेप्टिक लिविंग के ऊपर अप्लाई किए जा रहे थे, वो नॉन लिविंग के ऊपर नहीं काम करते। इट मीन्स नॉन लिविंग के लिए उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। नॉन लिविंग के लिए अलग केमिकल होता है जिसे डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, और लिविंग के लिए जो केमिकल होता है उसे एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और काम दोनों का सेम ही होता है, दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप या उसको किल करने का काम करते हैं। जैसे डिसइंफेक्टेंट में क्या है? डिसइंफेक्टेंट में फिनॉल है, हार्पिक है। फिनॉल और हार्पिक, क्लियर? फिनॉल और हार्पिक, इनको हम घरों में यूज करते हैं। तो ये जो है नॉन लिविंग के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, वहां पे जर्म्स को किल करने के लिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज में लाई जाती हैं, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। बट एंटीसेप्टिक ये लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई होती है। लिविंग थिंग के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के काम में लाए जाते हैं एंटीसेप्टिक। लेकिन डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए डिसइंफेक्टेंट यूज की जाती हैं। नाउ एंटी मलेरियल्स, इसके नेम से ही पता चल रहा है, एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स कौन सी होती हैं? द केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल, एंटी मीन्स अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया के अगेंस्ट जो काम करती हैं उसे एंटी मलेरियल कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, आर कॉल्ड एंटी मलेरियल। एग्जाम्पल जैसे क्लोरोक्विन है, पैराक्विन है, प्राइमाक्विन है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। क्लियर? जो मलेरिया होता है उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जिस मेडिसिन को यूज किया जाता है उसे एंटी मलेरियल बोलते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? क्लोरोक्विन, पैराक्विन, प्राइमाक्विन एटसेट्रा। नाउ 9th इज
एंटी माइक्रोबाइल्स। एंटी माइक्रोबाइल्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबाइल्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए जो काम में लाए जाते हैं उन्हें एंटी माइक्रोबाइल कहते हैं। क्लियर? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू क्योर इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसे एंटी माइक्रोबाइल्स बोलते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी होती हैं? एंटी बैक्टीरियल, एंटी मतलब अगेंस्ट, बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है वो एंटी बैक्टीरियल हो गई। एंटी फंगल, जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करती है उसे एंटी फंगल बोलते हैं। एंटी वायरल, जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करती है उसे एंटी वायरल, यानी वायरल को किल करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए एंटी वायरल। एंटी फंगल, जो फंगस को स्टॉप करने के लिए, और एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को स्टॉप करने के लिए, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल, इट्स ऑल्सो सेम, एंटी बैक्टीरियल अगेन। सो यहां से स्टार्ट होता है एंटी बैक्टीरियल। एंटी बैक्टीरियल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एंटी बैक्टीरियल में आते हैं सल्फानिलामाइड्स एंड ऑल एंटीबायोटिक्स। एंटी बैक्टीरियल के अंदर सारी की सारी तो एंटीबायोटिक टेबलेट और सल्फानिलामाइड टेबलेट, ये जो मेडिसिन होती हैं वो एंटी बैक्टीरियल के अंदर काम में लाई जाती हैं। एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं? एंटीबायोटिक, ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती हैं लेकिन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको किल करने का काम करती हैं। अब जैसे बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, कई बार जब कोई बॉडी के अंदर कोई नया टाइप का, अब जैसे कोरोना वायरस ही हम कह सकते हैं, जब कोई नए टाइप का कोई जो है वायरस है या बैक्टीरिया एंटर करता है तो वो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से बचने का काम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्शन करता है ऐसा सिस्टम, तो वो उससे छिपने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे डिफेंस मैकेनिज्म, जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, उसको पता ही नहीं लगने पाता कि ऐसा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, वो किसके ऊपर अटैक करे, किसको किल करे, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करने पाता कि किसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कोज हो रही है। क्लियर? तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया जाता है, जिस भी बैक्टीरिया ने बॉडी के अंदर वो फंक्शन किया है और उस हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको अंडरस्टूड नहीं कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो है उसी के डेड ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है मेडिसिन के तौर पे। तो वो डेड, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो बॉडी के अंदर डाले जाते हैं, तो उनको हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो आसानी से उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो उनकी पहचान करके उसी टाइप के, उसी के सेम टाइप के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल कर देता है। और फिर वो जो हाइंडिंग का काम कर रहे थे, बॉडी के अंदर छिप रहे थे, वो उनको भी पहचान लेगा और उनको भी किल कर देता है, और इससे बॉडी जो है स्वस्थ हो जाती है, हमारा जो शरीर है वो ठीक हो जाता है, हम बीमारी से बच जाते हैं। सो एंटीबायोटिक कुछ ऐसी ही होती है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर के बने होते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक होते हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ओफ्लोक्सासिन है, टेट्रासाइक्लिन है,
क्लोरोफेनिकोल है। ऑल दीज आर द एंटीबायोटिक्स। तो कुछ एक एंटीबायोटिक्स हमारे पास भी हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो पेनिसिलिन हो गई, ये हमने स्टार्टिंग में भी स्टडी किया था। एनाल्जेसिक के अंदर ये था, जो है एंटीहिस्टामिन के अंदर था, उनके अंदर पेनिसिलिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकोल है। ओके, सो इन दिस वन अभी एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं हम। कम्स टू दिस वन, यस, ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है ये, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, ये भी एंटीबायोटिक हो गई। और दूसरा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। क्या है ये? एरिथ्रोमाइसिन, एल्थ्रोसिन, ये रहा एरिथ्रोमाइसिन एस्ट्रोलेट। तो ये भी एंटीबायोटिक हो गई। नाउ ऑफ्लॉक्सासिन देखिए, ऑफ्लॉक्सासिन, दिस वन ऑल्सो ऑफ्लॉक्सासिन टेबलेट। ओके, सॉल्ट देख लेते हैं, ऑफ्लॉक्सासिन। ओके, तो ये ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी एंटीबायोटिक हो गया। अनदर वन इज अमोक्सिसिलिन, ये देखिए आप, इट्स ऑल्सो अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये भी एंटीबायोटिक। तो डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हम आपको शो करवा चुके हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है पर्पज के लिए यूज में इस्तेमाल लिया जाती हैं, यानी सारी की सारी एंटीबायोटिक हैं, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हुई हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं। नाउ टेंथ वन, एंटीबायोटिक। हम अभी एग्जाम्पल भी स्टडी कर चुके हैं उनके बारे में। तो एंटीबायोटिक, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं, एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ, और जो ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, इनहिबिट करते हैं, और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी स्टडी किया था हमने कि माइक्रो एंटीबायोटिक वो होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होती हैं, एंड कैन इनहिबिट द ग्रोथ और इवन डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो स्टॉप कर देती हैं, किल कर देती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया मीन्स जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, किल्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरियासाइडल मीन्स जो बैक्टीरिया को किल करेगी। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सासिन अभी हमने देखी, अमोक्सिसिलिन अभी देखी। तो ये क्या है? बैक्टीरियासाइडल है, ये बैक्टीरिया को स्टॉप करने का, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने का या किल करने का काम करती हैं। क्लियर? ये बैक्टीरिया को किल करती हैं। एक होती हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगी, किल नहीं करेंगी, वो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। एरिथ्रोमाइसिन भी हमने अभी देखा टेबलेट्स के अंदर, एरिथ्रोमाइसिन हमने देखा था, ऑफ्लॉक्सासिन चेक कर लिया, अमोक्सिसिलिन हमने चेक किया। तो दीज आर द एंटीबायोटिक। कौन सी है ये? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक कौन सी होती हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं। नाउ 11th, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट, फर्टिलिटी मीन्स जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती हैं उनके अगेंस्ट जो वर्क करती हैं। तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस यूज टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी और बर्थ, जो बर्थ को स्टॉप करती हैं या प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देती हैं, जिससे और पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो। तो ऐसी मेडिसिन जो पॉपुलेशन को इंक्रीज नहीं होने देती, जो बर्थ को कंट्रोल में करती हैं, उन्हें हम
एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बोलते हैं। तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में कौन कौन सी होती हैं? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, मेफिपेरिस्टोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओके। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और मेफिपेरिस्टोन, ये कुछ एक ऐसे केमिकल जो है मेडिसिन है जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल लाई जाती हैं। नाउ एनेस्थेटिक्स, these are the chemical substances which produce general or local insensibility to pain or other sensation। ये जब ऑपरेशन होना होता है तब उस दौरान ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। तो ये क्या करती हैं? इट प्रोड्यूस जर्नल और लोकल इनसेंसिबिलिटी टू पेन, पेन का पता ही नहीं लगने देती, पेन को बिल्कुल ही खत्म कर देती हैं ये मेडिसिन। अगर इन मेडिसिन को लेंगे तो हमें पेन का ही नहीं पता लगेगा, क्लियर। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। और कई बार जब ऑपरेशन होना होता है तो पहले बोला जाता है कि इस पेशेंट का एनेस्थेसिया करवाइए, क्लियर, कि अगर उसको हम बेहोश वाले या जो है ऐसी कोई मेडिसिन दें तो वो उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो ना कोज करे। तो इस वजह से उसका एनेस्थेसिया करवाया जाता है ताकि उसका बीपी प्रॉपर वे से है या नहीं है, वो हार्ट अटैक का पेशेंट तो नहीं है, क्या उसको ये मेडिसिन सूट करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से उसका कंप्लीट बॉडी का जो है ओवरऑल चेकअप निकाल करके तब डिसाइड किया जाता है कि वो ऑपरेशन के लायक है या नहीं है, वो उसको जो है ये मेडिसिन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो हमारा जो टॉपिक्स है वो मेडिसिन्स एंड ड्रग्स एंड इट्स टाइप, वो हम विद एग्जाम्पल के साथ आपको जितना भी हो सका वो टेबलेट्स, वो केमिकल सब्सटेंस हम दिखा भी चुके हैं। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह क्लियर अंडरस्टूड हो भी चुका होगा। ये नोट्स पहले ही हमने आपको फॉरवर्ड कर भी दिए थे, ओके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है, अंडरस्टैंडिंग अब भी आपकी कोई पेंडिंग है, यू कैन डिस्कस विद मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ओके। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।